नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम इस पर बात करेंगे कि ममता बनर्जी 21 जुलाई के शहीद दिवस कार्यक्रम पर पूरी ताकत लगाना क्यों चाहती हैं। क्या वो ये अभी भी साबित करने के फेर में हैं कि टीएमसी की जो विरासत है या टीएमसी जो पार्टी है वो उन्हीं के पास है, वही उसकी सर्वे सर्वा हैं। जो बाकी के दल हैं वो अगर शहीद दिवस मनाने का ऐलान कर रहे हैं तो वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। क्या सारी लड़ाई अब ममता बनर्जी की शहीद दिवस के लिए ही आ टिकी है? और दोनों गुटों को, ना तो ऋतव्रत बनर्जी को ना ही ममता बनर्जी को सुवेंदु सरकार ने इसकी परमिशन दी है, बल्कि कोलकाता पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। तो नहीं दी है तो ऊपर से ही कहा गया होगा कि इस कंट्रोवर्सी में किसी को किसी एक धड़े को देने की जरूरत नहीं है। दूसरे हम ये भी बात करेंगे कि स्टेटस क्या है। वैसे तो अब ये चुनाव आयोग के सामने मामला जा रहा है। ऋतव्रत बनर्जी और उनके संगी साथी आज चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं दावा करने के लिए कि हम ही असली टीएमसी हैं और सिंबल हमें मिलना चाहिए। लेकिन कितने धड़े हो चुके हैं टीएमसी के भी टूटने के बाद। हुमायूं कबीर अलग, काकोली घोष अलग, ऋतव्रत बनर्जी अलग और ममता बनर्जी संघर्ष कर रही है ये बताने और जताने के लिए कि मैं ही असली टीएमसी हूं। इसके अलावा भी कुछ घटनाएं हैं, उन पर भी जरा चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट से फिर अभिषेक बनर्जी को वो डीजे वाले मामले में झटका लगा है, बल्कि एक न्यायाधीश ने तो अपने आप को इसकी सुनवाई से ही अलग कर लिया है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं। महुआ मोइत्रा वाला प्रकरण आपको पता ही है, हालांकि उस पर हम भी एक वीडियो कर चुके हैं और कई चैनलों पर ऑलरेडी वो चीजें आ चुकी हैं। अब तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं बल्कि कि जब कंगना रनौत को एक बीएसएफ की जवान ने थप्पड़ मार दिया था तो महुआ मोइत्रा ने क्या बयान दिए थे कि उनकी पॉलिटिकल बयानबाजी की वजह से आक्रोश था इसलिए थप्पड़ मार दिया। तो क्या अब ये बात उन पर लागू नहीं होती है कि आपके जो संसद के भीतर और संसद के बाहर तमाम तरह के बेसिर पैर के बयान होते हैं, उनकी वजह से लोगों में गुस्सा था और आपके ऊपर अंडे और टमाटर और बैंगन की वर्षा की उन लोगों ने। तो सीधे जुड़ लेते हैं कोलकाता से हमारे साथ पंकज विश्वास जी जुड़ रहे हैं। पंकज जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो पंकज जी, स्टेटस बताइए क्या है। एक तो ये शहीद दिवस पर इतना जोर क्यों दे रही हैं ममता बनर्जी। वो एक बयान उनका मैं पढ़ रहा था और हंसी भी आ रही थी। वो कह रही थी कि 5 लोग भी जुटेंगे तो भी मैं शहीद दिवस मनाऊंगी। एक तो अपनी ताकत पर उनको भरोसा नहीं रहा कि 5 भी नहीं जुट पाएंगे। दूसरे, वो अपने ही सायों से इतना क्यों डर रही हैं। अपने साय मतलब जो कल तक इनके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अगर अलग राह ले ली है, इनको चुनौती दी है, तो अब बुआ भतीजे दोनों उनसे ही खौफ खाए हुए हैं। सर, एक्चुअली बात यह है कि ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है इस समय, क्योंकि सत्ता तो चली गई है, लोग साथ छोड़ के चले गए हैं, उनके साथ चंद गिने चुने लोग बचे हैं और जो बचे भी हैं वो किस कारण से बचे हैं, उनमें कितनी वफादारी है, उसको लेकर भी सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है उस समय ऋतव्रत दिल्ली में है, सीईओ से मिले हैं, निर्वाचन कमीशन में वो गए हैं, इलेक्शन कमीशन में गए हैं और उनका डिमांड ये है कि उनको सिंबल मिलना चाहिए, टीएमसी का जो सिंबल है। तो ममता बनर्जी सर बहुत खौफ खाई हुई है और उनको लग रहा, हमें भी ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ से जो है वो सिंबल भी चला जाएगा। और अगर सिंबल चला जाएगा तो पार्टी का जो फंड है, जिसके वजह से ममता बनर्जी अभी भी सोच रही हैं कि रिवाइव कर सकती है, क्योंकि राजनीति करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये एक
बहुत बड़ा कड़वा सच है भारतवर्ष में या कहीं भी पूरी दुनिया में। तो ममता बनर्जी को यही डर है कि उनका जो रिवाइवल का भी जो सपना है वो भी कहीं ना कहीं खत्म उनको होते दिख रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी जो है वो शहीद दिवस जो मनाती है 21 जुलाई को कोलकाता में धर्मतला के आसपास, तो वहां एक बार उन्होंने ब्रिगेड किया था, उसके बाद वो सड़क पे ही करती। तो इसीलिए ममता बनर्जी ये करने की कवायद में है कि कम से कम एक मसल फ्लेक्स किया जाए कि हाँ लोग मेरे साथ हैं। अभी तक ऋतुव्रत बनर्जी भी वो भी बोल रहा है कि वो भी 21 जुलाई का जो शहीद दिवस का अनुष्ठान होता है वो करेगा, वहां सभा होगा। तो ममता बनर्जी अगर सभा करती है, ऋतुव्रत बनर्जी अगर सभा करता है, तो दोनों धड़ों में अगर अलग अलग जगह दो, स्वाभाविक है एक जगह तो करेंगे नहीं क्योंकि दोनों धड़ा अलग है, तो जिनकी सभा में ज्यादा लोग आएंगे तो असली तृणमूल वही माना जाएगा जनता की नजर में, कम से कम कि किसके पास ज्यादा लोग। अगर इन विधायकों के पास ज्यादा लोग हैं तो ये असली तृणमूल है, और अगर ममता के पास ज्यादा अभी भी फिलहाल कम से कम कैडर बेस अगर ज्यादा वो शो करने में कामयाब हुई तो वो दावा ठोक सकेंगी कम से कम जनता के सामने, या एक नैरेटिव करने की कोशिश करेंगे कि अभी भी मैं ही असली तृणमूल हूँ, या मेरे पास ही जनता का दारोमदार है, तृणमूल के लोगों का दारोमदार उनके ही पास है। तो इसी की वजह से ममता बनर्जी इतना ज्यादा 21 जुलाई को लेकर हाइप तैयार करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास तो अभी ज्यादा लोग तो बचे नहीं हैं, चंद गिने चुने 4-5 लोग एकदम धर्मतला में जाकर कोलकाता के बीच सड़क में वो फीता लेकर वो माप रहे थे कि कहाँ कितनी बड़ा डायस बनाएंगे 4 लोग। ये सारा सब नैरेटिव करने का कोशिश, सारा कुछ मीडिया में वो हाइप बनाने का कोशिश है कि अभी भी हम जमीन पे हैं, अभी भी हम हैं, हम मैदान छोड़ के भागे नहीं। हालांकि जनता का तो समर्थन है नहीं, पूरी तरीके से हार चुके हैं, पार्टी टूट चुकी है। इससे खराब सिचुएशन तृणमूल कांग्रेस ने कभी नहीं देखा था। एक दौर आया था तृणमूल कांग्रेस का बहुत बुरा, वो 2004 के आसपास, 2003-4 2004 के चुनाव में ममता बनर्जी सिर्फ एक सीट जीती थी, 42 आउट ऑफ 42, और सिर्फ ममता बनर्जी साउथ कोलकाता से जीती थी, बाद बाकी उनके सारे जो सांसद थे हार गए थे। बाद बाकी मैक्सिमम जगह कुछ जगहों पे कांग्रेस जीती थी और मैक्सिमम जगह पे सीपीएम ही जीते थे, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वो सबसे खराब दौर ममता बनर्जी ने देखा था, लेकिन जनता का समर्थन उनके साथ था। उस समय ममता बनर्जी अग्नि कन्या थी, उस समय ममता बनर्जी एकदम सततार प्रतीक उनको बोला जाता था, एकदम सच्चाई की देवी, सच्चाई की मूरत। तो वो जनता का एक एटमॉस्फेयर, जनता का प्यार उनके साथ था, साथ उनके साथ था। लेकिन अभी जो है न जनता का साथ है न पार्टी का साथ है, लोग छोड़ के जा रहे। तो ये जो फेज है ममता बनर्जी के लिए, ये सबसे बुरा फेज है। इसीलिए ममता बनर्जी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब तक सांस है तब तक आस, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका कितना फायदा होगा, मुझे तो नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को कुछ फायदा होगा। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की हालत और खराब होगी इसके बाद। स्टेटस क्या है? जैसे आप बता रहे हैं कि ऋतव्रत बनर्जी चुनाव आयोग गए हैं, वहां सिंबल पर दावा करेंगे। अब वो जा करके दावा करेंगे और उनको मिल ही जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर उसमें सुनवाई में स्ट्रेंथ देखी जाएगी, आपके पास कितने एमएलए हैं, उनके पास कितने एमएलए हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि अगर आपके पास ज्यादा एमएलए हैं तो आप सूची दीजिए, उनके हस्ताक्षर दीजिए। दूसरे पैरामीटर्स भी होते हैं, केवल एमएलए से बात नहीं बनती है। सांसद भी पूछे जाएंगे कि 29 चुने गए थे, चलो एक सीट वैकेंट है डेथ की वजह से, तो 28 में से आपके पास कितने एमपी हैं। तो ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है पंकज जी, जितनी शायद ऋतव्रत बनर्जी समझ रहे हैं। सर, लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन लड़ाई जीतने का आसार तो सर उनके ही साथ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा फ्रैक्शन उनके साथ है। अभी तो करीब करीब 65 लोगों से ज्यादा उनके पास नंबर हो गया होगा अभी तक, मुझे जितना लगता है। ममता बनर्जी के साथ दिन ब दिन नंबर धीरे धीरे कम रहा है। तब मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात है कि सांसदों का जो धड़ा है वो तो पूरी तरीके से टीएमसी से अलग ही हो चुका है, और वहां तो ऋतव्रत बनर्जी का फ्रैक्शन नहीं है, ये तो सच है। लेकिन टीएमसी भी वहां पे दावा नहीं ठोक पाएगी कि हमारे साथ ज्यादा लोग हैं। और एनसीपीआई में उनकी जो ये है, एनसीपीआई में वो जो विलय कर चुके हैं, इसका भी ऑफिशियल रिकॉर्ड तो अभी तक सामने नहीं आया।
लेकिन जो भी हो ममता के साथ तो नहीं है, यही फिलहाल दिख रहा है। और विधायक अगर कहे तो 10-12 मैक्सिमम 10 से 12 विधायक ममता बनर्जी के साथ होंगे। और जब तक ये प्रकरण चलता रहेगा तब तक और लोग साथ छोड़ देंगे ममता बनर्जी का, क्योंकि ममता के साथ रहने से भी तो फायदा कोई है नहीं। और तृणमूल की मैं बार-बार बोलता हूँ, तृणमूल में जितने भी लोग हैं सारे अवसरवादी हैं, सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। तो अगर देर भी लगता है तो ममता बनर्जी को उनका दावा पेश करने में, ममता बनर्जी के पास ही पार्टी का पूरा कमान है। ये ममता बनर्जी अगर देर भी हुआ, जितना भी देर हो, तो वो पेश नहीं कर पाएंगे कि उनके पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी तो रितोब्रतो के पास है। तो अगर देर भी होता है तो भी तो ममता बनर्जी को, मुझे नहीं दिख रहा है कि ममता बनर्जी को अब सिंबल उनके हाथ में रहने का ये है। अगर देर लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, जितना भी लगे, लेकिन ममता कैसे वो दावा पेश कर पाएंगी? ना उनके साथ सांसद है, ना उनके पास विधायक है, ना उनके पास जनता का समर्थन है। और सबसे बड़ी बात है, 21 जुलाई को तो ये भी क्लियर हो जाएगा किसके पास तृणमूल के लोगों का समर्थन है। तो बिल्कुल। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन में वो वेरीफाई नहीं होगा, लेकिन सांसद विधायकों का तो जो वेरिफिकेशन है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, वो तो मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी अपना वो दावा उस पर ठोक पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी पंकज जी जिक्र कर रहे थे 2004 के चुनाव परिणामों का, जिसमें उन्होंने बताया था कि ममता बनर्जी को 1 ही सीट मिली थी। और बाकी के आंकड़े मैं दे देता हूं। सीपीएम ने 26 सीटें जीती थी, कांग्रेस पार्टी ने 6 जीती थी, आरएसपी की 3 थी, और ये एआईएफबी की 3 ठीक सीटें थी, ठीक। सीपीआई की 3 सीटें थी और 1 ममता बनर्जी की थी। ये आंकड़े थे। और आगे बढ़ने से पहले जरा एक अपील कर दूं आप लोगों से, जो लोग यूट्यूब चैनल के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर मेरे कमेंट या मेरी दूसरी सामग्री देखना चाहते हैं, उनके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो आप उस पर जाकर के व्हाट्सएप चैनल को बस फॉलो कर दीजिए। वहाँ आपको सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और दोनों यूट्यूब चैनलों के लिंक मिल जाएंगे, सभी वीडियो के और सभी कार्यक्रमों के। तो आगे बढ़ते हैं। मैं स्टेटस इसलिए पूछ रहा था पंकज जी कि जब ये ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 या 59 एमएलए अलग हुए थे और बाद में इनकी संख्या बढ़कर के 64 हो गई, तब तक भी एक भ्रम की स्थिति थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है और डायरेक्ट उनको बीजेपी में शामिल इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि टीएमसी जिंदा रहे। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना जिंदा रही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, शरद पवार के बिना एनसीपी जिंदा रही अजित पवार के नेतृत्व में, उसी तरीके से यहां भी ममता बनर्जी के बिना टीएमसी जिंदा रहे, इसलिए उसको अलग ही रखा गया और उसी रास्ते पर जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं वो तो ये हैं कि शुवेंदु अधिकारी और उनकी सरकार ऋतव्रत बनर्जी और जो दूसरे धड़े हैं, कोई उनसे भी बहुत खुश और संतुष्ट नहीं है। नजर सबके ऊपर है उनकी। काकोली घोष के सारी कवायद से पहले, खास तौर से शताब्दी रॉय के यहाँ जब मीटिंग चल रही थी, सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो वहां मुख्यमंत्री की भी उपस्थिति देखी गई थी। तब ये माना गया था कि सांसद कम से कम कहीं ना कहीं उनसे सलाह ले रहे हैं अलग होने के लिए। अब ये इतने धड़े हो गए हैं, पता नहीं इनमें आपस में भी समन्वय है या नहीं है, और ये सब एक स्वतंत्र टापू बन गए हैं। कैसे आगे जाकर के ये लड़ाई एक शेप लेती हुई दिखाई देगी? सर, इनका उद्देश्य तो आगे लड़ना मुझे नहीं लगता है कि इनका उद्देश्य है, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का, या उसके बाद जब विधानसभा का भी उसके 2 साल बाद 2021 में विधानसभा का भी चुनाव होगा, तो इनकी उतने दिनों तक कुछ हैसियत बच जाएगी।
इस बार ये जो लोग जीते हैं तो इसका अगर इतिहास देखें तो ममता बनर्जी पावर में थी। ममता बनर्जी के पास एक ह्यूज सपोर्ट था, पुलिस का सपोर्ट, आईपैक का सपोर्ट, और एक ऑरा होता है राजनीति में। एक नेता का एक ऑरा होता है, उसका कैरिश्मा होता है, फिर जनता में एक तरह का सोच रहता है। तो वो सारा कुछ तो दारोमदार ममता बनर्जी का खत्म हो गया। इससे पहले ममता बनर्जी 200 प्लस, जिस तरीके से इस बार बीजेपी जीती है, एक मैसिव विन है। 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस को एक मैसिव विन मिला था। कैसे मिला था ये तो सबको पता है, उस पर चर्चा करके मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो उसका जो एक ऑरा था ममता बनर्जी का, उस ऑरा की वजह से इस बार वो लोग जीते। और ममता बनर्जी के पास इस बार भी 41% का एक सपोर्ट उनका बचा हुआ था। लेकिन ये सपोर्ट तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ममता बनर्जी 46 से 45, 45 से 41 पे आ गई, और 41 भी थी वो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सत्ता थी, इसकी वजह से ये उनको इतना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है। इसमें भी हो सकता है कि कहीं कहीं पानी हो, क्योंकि हमने देखा है फलता में किस तरीके का इलेक्शन हुआ। फलता में अगर मैसिव वहां पे धांधली हुई है, इसके वजह से फलता में पूरे तरीके से फिर नए सिरे से फिर वहां पे चुनाव हुआ। तो दूसरे जगहों पर अगर छोटा मोटा इसमें हेरा फेरी हुई होगी तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, तो वो तो नजर में मुझे नहीं लगता कि उतना इस बार भी आया होगा। लेकिन इसके बाद तो ना ममता बनर्जी बची है, ना उनके साथ सपोर्ट है। बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इसका असर आने वाले चुनाव पे भी पड़ेगा। और इनके पास अब कैडर बेस भी नहीं बचा है, ना पुलिस का समर्थन बचा है, ना आईपैक का प्लानिंग बचा है। तो 3 टुकड़ों में बटे हुए टीएमसी के लोग जब लड़ेंगे, मान लीजिए लोकसभा का अगर चुनाव आ रहा है 2029 को, तो वहां जो एनसीपीआई वाले लोग हैं, यानी कि जो दिल्ली वाला धड़ा है तृणमूल को, वो लड़ेंगे। उसमें तो ममता बनर्जी का धड़ा सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें ना ऋतुव्रत बनर्जी का वो धड़ा उसमें सपोर्ट करेगा भी तो क्या कर पाएगा उतना कुछ। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में इनकी ये हैसियत बच जाएगी। तो ये टीएमसी जो है आने वाले दिनों में और डिक्लाइन करेगा जितना भी फेज है। मैं सर आज 2029 में जो चुनाव होगा, आप सर लिख के लीजिएगा कि इन लोगों को 4-5 सीट भी नहीं आए, उतनी भी हैसियत इनकी नहीं बच जाएगी। कांग्रेस को हो सकता है कि 1 सीट मिल जाए कहीं से भी, मालदा से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कहीं पे मुर्शिदाबाद में भी रिकवर कर, मुझे नहीं लगता है कि करेंगे, लेकिन हो सकता है कि करें। लेकिन टीएमसी को उतना भी आसार नहीं है कि वो कहीं से भी रिकवर करेगी, उनका हालत और खराब होगा। जिस तरीके से अभी भी वो लोग राजनीति कर रहे हैं, अभी भी वो अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हैं, टीएमसी वाले लोग अभी भी वो तुष्टीकरण की राजनीति के साथ ही चल रहे हैं। तो मुझे आने वाले दिनों में इनका किसी का भी, ऋतुव्रत का भी फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे भी ऋतुव्रत का एक ब्लैक पास्ट है, उनसे भी ये खुश नहीं है। और ऋतुव्रत किस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं वो भी सबको पता है, कहाँ से जीत के आए हैं, कैसे जीत के आए हैं। तो जितने भी लोग हैं उनका सारा इतिहास काला चिट्ठा सबको पता है, जनता को भी पता है, शुभेंदु अधिकारी जी को भी पता है। अगर कहीं से कोई बच भी जाता है कि जनता की अदालत में कोई नहीं आने वाले दिनों में बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विश्वास जी। और ये ममता बनर्जी कुल मिलाकर के जो हाथ पैर मार रही हैं, क्या टीएमसी को किसी रूप में बचा पाएंगी, या एक छोटा निष्प्रभावी और जनता के द्वारा तिरस्कृत एक छोटा सा गुट बन करके रह जाएगा? सिर्फ एक विधानसभा इलाके का वो गुट बन के रह जाएगा, वो है कालीघाट, मतलब साउथ कोलकाता कह सकते हैं। एट लार्ज अगर पिक्चर देखें तो ममता बनर्जी के जो आसपास के लोग हैं, देखिए बॉबी हकीम भी तो निकल गया वहां से, अब 2-4 लोग हैं उनके पास, वो भी आसपास के ही लोग हैं। वो फरूक ये सब उनके साथ है, ममता बनर्जी के अपने भाई भी उनके साथ नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये साउथ कोलकाता का एक छोटा सा पार्टी बन के रह जाएगा, इसके बाहर कहीं उनका प्रभाव रहेगा नहीं। और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी एक सर राजनीति में अगर आपका डिक्लाइन कहीं होता है, अगर वो सच्चाई के साथ पार्टी करते तो आज इस तरीके से उनकी पार्टी टूटती नहीं। पार्टी में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने मनमानी की है, लोगों को विद इन द पार्टी लाइन आपस में प्लान करके लड़वाया है। सर हर पार्टी में गुट होता है, हर पार्टी में पसंद नापसंद के लीडर होते हैं, एक लीडर दूसरे लीडर को पसंद नहीं करता, ये पार्टी में सच्चाई है। आंतरिक लड़ाई कलह हर पार्टी में होता है, कांग्रेस में भी था, जबरदस्त तरीके से था, बीजेपी में भी है, स्वीकार नहीं करेंगे अलग बात है। और टीएमसी में तो इन लोगों ने
विद इन द पार्टी लाइन बुआ भतीजे ने ये इसको क्रिएट किया था। बुआ भतीजे में कभी लड़ाई नहीं थी, लेकिन भतीजा अपने लोगों को अलग गुट बना के रखता था, ममता बनर्जी अलग गुट बना के रखती थी और इस तरह की अफवाहें बीच बीच में फैलाती थी कि बुआ भतीजे में झगड़ा है, भतीजा अलग लड़ना चाहता है, बुआ अलग लड़ना चाहती। लेकिन ये सारा आईपैक का खेल था और इसलिए बनाया था कि दोनों लोगों से कटमनी आता रहे, एक इलाके में दो लोगों को जागीर मिलती रहे। इतना तो बुरा मतलब अंग्रेज भी नहीं थे, एक इलाके का एक ही जागीरदार होता था अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन इन लोगों ने यही क्रिएट करके रखा था, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उनको टिकट मिलेगा। तो ममता बनर्जी की और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से चाल चल रहे थे विद इन द पार्टी लाइन, उनके अपने लोग इससे नाखुश थे। सत्ता थी, पैसा आ रहा था, लोग साथ थे, लेकिन सत्ता जब चली गई, पैसा भी नहीं आ रहा है, ऊपर से अंडे पड़ रहे, गोबर बैगन ये सब आ रहा है। अब सारे लोग क्यों झमेला लेंगे ममता बनर्जी के साथ रह के? क्योंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कॉर्पोरेट स्टाइल से पूरा एकदम ट्रेड जिस तरीके से होता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, पार्टी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पे चला रही है। तो इसीलिए आज जब उनका जब शेयर गिर रहा है नीचे, तो सारे लोग हाथ खींच रहे हैं, एकदम सर शेयर मार्केट की तरह ममता बनर्जी। और आने वाले दिन में उनका जो कृत्य है उनको भूलने में भी तो टाइम लगेगा लोगों को, तो 10-15 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे। और ना कैडर बेस्ड पार्टी है नहीं, ममता बनर्जी 75 ईयर्स ऑफ एज की है, अभिषेक के ऊपर इतना केस है, जब चाहे उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं इनका फ्यूचर 10-15 साल तो छोड़ दीजिए, उसके बाद तो कोई तृणमूल कांग्रेस को याद भी नहीं रखेगा। पश्चिम बंगाल में एक बांग्ला कांग्रेस नाम की एक पार्टी थी, आज किसी को पता नहीं है कौन उनका मुखिया था, क्या था, नहीं था। इस तरीके से बंगाल में बहुत सारी पार्टियां आई है, गई है, ममता बनर्जी भी इतिहास बन के रह जाएगी। और कहीं से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बैंक खातों को लेकर के कोलकाता उच्च न्यायालय गई थी ममता बनर्जी, टीएमसी। उन्होंने कहा कि हम तुरंत सुनवाई के लायक केस नहीं समझते, जब मेरिट पर आएगा तब इसको सुनेंगे, यानी जब सूचीबद्ध होगा और ये केस सामने आएगा तो सुन लेंगे। इसी तरीके से विदेश जाने की अनुमति चाहते थे अभिषेक बनर्जी, उनको वो भी नहीं मिली। कह दिया गया कि जब मेरिट पर आएगा ये केस तो सुनेंगे। अभी एक और केस था डीजे वाला, जिसमें ये राहत के लिए गए थे, लेकिन तत्काल राहत देने की कोई जरूरत उच्च न्यायालय ने नहीं समझी। यानी 2-3 मामलों में इनको झटके ही लग रहे हैं उच्च न्यायालय से। और ये डीजे वाले मामले में तो एक न्यायाधीश ने सुनवाई से अपने आप को अलग भी कर लिया। सर ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को राहत अभी कहीं से मिलता तो सच में नहीं दिख रहा है। डीजे वाले केस में सुनवाई आपने जितना भी बताया, डीजे वाले केस में राहत नहीं मिली। उनकी पत्नी वीजा लेकर बाहर जाना चाहती थी, मायके जाना चाहती थी, वहां उनको राहत नहीं मिला। किसी भी केस में राहत नहीं मिल रहा। बहुत सारे केस में चार्जशीट है, वहां कहीं भी राहत नहीं। कहाँ से राहत होगा सर? कोर्ट भी तो कानून के इशारों पे चलती है, और जो प्राइमा फेसी है, जो एविडेंस है, सब तो उनके विपक्ष में जाता दिख रहा है। कोर्ट ने कहा जाइए पेश कीजिए, देरी से पेश किया। कोर्ट ने कहा जाइए अपना वॉइस सैंपल दीजिए, अभी भी नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉइस सैंपल देने में क्यों डर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। तो ये सब उनके विपक्ष में ही जाएगा। वो जितनी चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसको चालाकी भी नहीं, मैं कहूंगा कि डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं कि जितना हो सके इसको पीछे कर सके। तो ये डिले टैक्टिक्स, ये चालाकी, ये सब करके तो वो तो कोर्ट भी समझ रही है कि कोई अगर खुद को अगर निर्दोष मान रहा है तो वो फेस करेगा एजेंसीज को, लेकिन वो फेस नहीं करना चाहता। और ये अभिषेक बनर्जी की पुरानी आदत है। जब 2024 के इलेक्शन से पहले जनोद्वार यात्रा चल रहा था, अभिषेक को एक ब्रांड अभिषेक बनर्जी बनाने की कोशिश हो रही थी। एकदम वो साउथ इंडियन सुपरस्टार की तरह वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर हाथ हिलाते थे और लंबी लंबी रैलियां करते थे, रात को रुकते थे। तो वो जब उनको स्टार बनाने की कोशिश उस समय हो रही थी, तो उस समय भी उनके ऊपर मल्टीपल केसेस जब चल रहे थे, सेंट्रल एजेंसीज का मल्टीपल केसेस था, उसको बुलाया जा रहा था, तो भी वो उस समय नहीं आ रहे थे। बोल रहे थे मेरा अभी यात्रा चल रहा है, अभी कैसे आऊं? अरे भाई, यात्रा चल रहा है, यात्रा पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, तुम्हारे पास चार्टर्ड फ्लाइट है, तुम्हारे पास आलीशान गाड़ी है, आ जाओ आराम से, एक दिन ये करके चल जाओ, यात्रा फिर बाद में कर लेना।
उनको तो रोज नहीं बुलाएंगे, एक केस में एक दिन बुलाएंगे, फिर छोड़ देंगे 2-3 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, 2-3 साल बाद बुलाएंगे। लेकिन वो पैंटता रहा उस समय। तो ये ऐंठने की उनकी आदत है, टीएमसी के बहुत सारे लोगों की आदत है। जितने भी लोग टीएमसी के गिरफ्तार हुए हैं, सारे सब मैक्सिमम लोगों ने ऐसा किया है कि वो बुलाने पे जाते नहीं थे। तो कहीं न कहीं चोरी की है, इसीलिए डरते थे। वो जितना भी वो बोले मंच बना दीजिए, एक मेरे खिलाफ अगर 1 पैसे का भी घपले का अगर ये मिला तो मैं फांसी पे झूल जाऊँगा। अरे! अब तो पूरा-पूरा सब कुछ मिल रहा है। एक सांसद का कितना वेतन हो सकता है? वो ये कलकत्ता में ही 10-12 वो आलीशान ये बना के बैठा हुआ है और वो एफिडेविट में लिखता है मैं अपनी बुआ के घर में रहता हूँ, मेरे नाम पे कोई घर नहीं है और इतने सारे घर हैं उसके, सारे-सारे आलीशान मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं। तो ये तो सबको अब दिख रहा है। अब अभिषेक बनर्जी ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता है कि वो चैन की साँस ले पाएँगे या एकदम खुली हवा में साँस ले पाएँगे। अब जेल के सलाखों के पीछे उनको जाना ही पड़ेगा। ये जब महुआ मोइत्रा पर अंडे, बैंगन और टमाटर वगैरह बरस रहे थे नीचे से, तो वो लाइव थी कल जी। और पुलिस से गुहार लगा रही थी। बस रोना ही बाकी था। लगभग रोनी जैसी सूरत तो बनी ही हुई थी और वो कह रही थी कि तुरंत पुलिस भेजो, डीजीपी से अपील कर रही थी और भीड़ जो है वो नीचे से लगातार नारेबाजी भी कर रही थी और उनके ऊपर अंडे और बैंगन वगैरह भी फेंक रही थी। ये चेहरा देख कर के मुझे वीडियो पर एक बार तो समझ में नहीं आया पंकज जी कि महुआ ही हैं क्या? क्योंकि यहाँ तो लोकसभा में आती हैं तो एकदम अलग ही उनका आभा मंडल दिखाई देता है, ग्लैमरस छवि होती है उनकी। तो यहाँ लोगों को उनका ये रूप भी देखने को मिला इस बहाने। लेकिन इसके बाद जो बयानबाजी हुई है, शमीक भट्टाचार्य का मैं बयान देख रहा था आज सुबह। उन्होंने कहा इन्हीं के नाराज टीएमसी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ही ये अटैक किया है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, किसी के हाथ में कोई बीजेपी का पोस्टर हो, बैनर हो या झंडे हों तो भी समझ में आए कि आप आरोप लगाओ कि बीजेपी के वर्कर जो हैं वो मेरे ऊपर ये अंडे फेंक रहे हैं। यही थी महुआ मोइत्रा जब कंगना रनौत पर एक बीएसएफ के जवान ने हाथ उठा दिया था, तो इन्होंने कहा था कि बहुत बक-बक करती हैं, राजनीतिक बयानबाजी करती हैं, तो इसलिए ये थप्पड़ पड़ा है। इनके बारे में क्या कहेंगे? ये बक-बक नहीं करती हैं? सर, महुआ मोइत्रा सबसे ज़्यादा भद्दा आरोप लगाने वाला या बक-बक करने वाला या अंट-शंट बकने वाली सबसे बातूनी या मैं कहूँगा बड़बोली जो टीएमसी की कोई अगर लीडर है तो वो महुआ मोइत्रा। मैं एकदम याद दिला दूँगा दर्शकों को कि आज से करीब बहुत साल पहले, साल मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने पत्रकारों को कहा था 2 पॉइंटर सांगबादिक मतलब ये इनकी औकात 2 पैसे की है। पत्रकारों को उन्होंने कहा था, जो वहाँ के पत्रकार थे जो कृष्णनगर में काम करते थे। हर चैनल हर टीवी और न्यूज़पेपर के पत्रकारों के लिए उन्होंने ये कहा था, किसी एक गुट के लिए नहीं। उनकी सभा में जो लोग थे उनको उन्होंने इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी पत्रकारों के ऊपर। पुलिस को उन्होंने कहा था 2 थप्पड़ मारते हैं, मतलब 2 थप्पड़ मारना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने ये तो एकदम गैर कानूनी है मैं कहूँगा कि उन्होंने मतुआ जो एससी संप्रदाय है, मतुआ कम्युनिटी, एससी उनको कहा था कि ये लोग गले में लकड़ी की माला पहनकर भीख माँगने चले आते हैं, ममता के टुकड़ों पे पलते हैं। हम लोग इनको ये फैसिलिटी देते हैं, फिर भी जाके ये बीजेपी को वोट देके आते हैं, गद्दार लोग हैं। उन पे तो इस केस पे मुकदमा चलना चाहिए था, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए था एससी-एसटी एक्ट में। और बाद में भी उन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों से भी अभद्रता की है, बहुत बार टीवी पे दिखा है और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जी को गालियाँ देते हुए बहुत बार जनसभा से उनको देखा गया है। तो महुआ मोइत्रा जो है इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है और जो कल की बात है अंडा टमाटर फेंकने की, तो वहाँ स्थानीय लोगों का भयंकर गुस्सा था। इसमें हाँ, ये पूरी तरीके से ये भी सच नहीं है कि बीजेपी के लोग उसमें नहीं थे। बाद में बीजेपी के लोग वहाँ पे झंडा लेकर आए थे, वो महुआ मोइत्रा के वीडियो में भी दिख रहा है। लेकिन झंडा वाले लोग बाद में जॉइन करते हुए दिख रहे हैं। पहला जो गुस्सा जो जिन लोगों का था, वो स्थानीय लोगों का था। गुस्सा क्यों था? गुस्सा इसीलिए ये था
क्योंकि वहां महुआ मित्रों ने स्थानीय लोगों को बहुत बुरा भला कहा, लोगों को भिखारी भिखारी ये सब उन्होंने कहा है अतीत में। तो और सबसे बड़ी बात है सर, मैं ये भी याद दिला दूं कि करीब 10-15 दिन पहले महुआ मित्र ने स्थानीय लोगों को चैलेंज किया कि आज मेरा केस था, मैं गई नहीं थी, तो लोग अंडा लेके खड़े थे, तो मैं उन पे केस करूंगी, तुम लोगों को मैंने हाँ पहचान लिया। तो आज जनता दिखा दिया है कि हाँ ठीक है, तुम केस करोगी, करो, तुम केस करो। उस दिन तुम बच गई, तुम आई नहीं डर के वजह से। और आज भी वो चोरी छुपे, वो कोई ओपन प्रोग्राम था नहीं। नदिया जिले के कालीगंज इलाके में एक गेस्ट हाउस टाइप का है सड़क किनारे, वहां उन्होंने भाड़ा लेकर वो ममता बनर्जी के गुट के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके वो 21 जुलाई का उनका जो कुछ भी होगा, ढोंग नाटक जो भी है, या लोगों को आपस में इकट्ठा करके वो ढांढस बनाने की कोशिश है कि हम लोग तुम्हारे साथ है, etc। फिर जब स्थानीय लोगों को पता चल गया कि महुआ आई हुई है और महुआ ने चैलेंज किया था, तो उन लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, आए हैं। और महुआ को तो पीटा मारा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला था। अगर लोग चाहते तो ऊपर चढ़कर, अगर बंद भी था, ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बंगाल के लोगों की किस तरीके से ताला तोड़ा जाता है, सब लोगों को, जो पॉलिटिकल पर्सन है, नॉन पॉलिटिकल पर्सन, सबको पता है। तो ताला तोड़कर ऊपर तो कोई एक इंसान भी चढ़ा नहीं। महुआ के साथ कोई किसी भी तरीके की बदसलूकी ऊपर चढ़कर तो हुआ नहीं। लोग जो गुस्सा है, इतना भी गुस्सा नहीं। 15 साल आपने सर लूटा है, 15 साल आपने अत्याचार किया है, लोगों के ऊपर फॉल्स केस दिए हैं। घर बनवाने पे एक नल लगाने के लिए भी सिंडिकेट से परमिशन लेना पड़ता था, लीगली घर बनेगा फिर भी कट मनी देना पड़ता था। ये गुस्सा इतना भी लोग रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्या? इतना भी बीजेपी बोले इसकी छवि, बंगाल की छवि खराब हो जाएगी, फलाना होगा, ढिमका होगा, किंतु जिन लोगों ने सहा है, इंसान है, रिएक्ट तो करेंगे। और क्या रिएक्ट कर रहे हैं? तो अंडा मार रहे, तो गोबर फेंक रहे, कीचड़ फेंक रहे। कीचड़ फेंकना तो कानूनी रूप से जुर्म है या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं। उस पर ही महुआ मोर्चा चिल्लाती दिखी। और सबसे बड़ी बात है कि कृष्णनगर के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कट क्रांति रेखा वहां चली गई। बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी है, अबव 40 डिग्री टेम्परेचर है, उससे ज्यादा उमस है। उनका जो सारा मेकअप था सर गल गया सारा मेकअप गल गया, और वो थोड़ा मोड़ा मेकअप फिर भी दिख रहा है क्योंकि वो ग्लो कर रहा है। और लोगों का महुआ का असली चेहरा, वो लुई भुटो का बैग, गुची का वो क्या बोलते हैं, गुची, परादा, लुई भुटो, पता भी नहीं मुझे, क्योंकि उतनी मेरी हैसियत नहीं है। जो भी मैंने वो देखा सारा, वो बैग साड़ी वाड़ी वो छुपाती हैं। कभी महुआ छुपाती है, कभी काकुली घोष दस्तीदार छुपाती है, कभी सायनी छुपाती है। इनका छुपन छुपाई खेल लोगों ने देखा है। अब उनको मजा आएगा। वो इतना जो धौंस जमाती थी ना, लोग अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, जनता के ऊपर, जो लोग बीजेपी के ऊपर, अब धौंस जमाए। सिर्फ एक उन्होंने वार्निंग दिया था कि अब तुम्हारे ऊपर केस होगा, उनको औकात पता चल गया। अब मैं बोलूंगा कि आप रेगुलरली जिस तरीके से धौंस जमाते थे अपने इलाके की जनता के, अब जमाइए, फिर देखिए क्या एक्शन होगा। बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी उदाहरण देने लगे हैं साहब। रेवंत रेड्डी ने कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की वजह से एक सॉफ्ट प्रवेश हो गया, वैसा हम यहाँ नहीं होने देंगे, तेलंगाना में नहीं होने देंगे। तो यानी एक तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी अब ममता बनर्जी पर हंस रहा है, तंज कस रहा है और एक अलग तरीके से बीजेपी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये तो कांग्रेस का और ममता बनर्जी का बड़ा खट्टा मीठा सा एक अनुभव और रिश्ता है। कभी ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलती है जाकर के, अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलते हैं, कभी उनका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसता हुआ दिखाई देता है। तो पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर।